मेरी भाभी बहुत सुंदर थी, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। इस बीच मेरी भाभी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही भाभी का मायका था। भाभी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने भाभी से मजाक मजाक में पूछ लिया, भाभी आप हर 15-20 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना। मेरी इस बात पर भाभी मुस्कुरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती हैं, घर में और कोई है नहीं। मेरे भैया भाभी लखनऊ में रहते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी। मैं भाभी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी भाभी का दिल दुखा दिया। इसलिए शाम होते होते मैं भाभी के पास गई और उनसे माफी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्जाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। वहां मुझे भाभी के मायके की मेरी एक सहेली जमीला मिली। मैंने जमीला का फोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी भाभी मायके जाएगी तब मैं उसे कॉल करूंगी। जमीला, जो मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती और घर के कामों में भाभी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि भाभी सज धज कर बिल्कुल तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जगतपुर में उनकी माँ बीमार है, आज जा रही हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में भाभी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गईं। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस जमीला को फोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। जमीला मेरी भाभी के मायके की रहने वाली थी और भाभी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी। इस बीच में लगातार जमीला से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन भाभी अपने घर नहीं पहुंची थी। तब मैंने भाभी के नंबर पर फोन किया। भाभी ने फोन उठाया और बोली, क्या बात है नफीसा, क्यों फोन किया? घर में सब ठीक तो है ना? मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है भाभी? भाभी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाइयाँ दी है, फिलहाल माँ ठीक है। कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी नफीसा। भाभी की मीठी बातें सुनकर मुझसे ज्यादा देर रहा न गया। मैंने सीधा सवाल किया, भाभी तुम जगतपुर में अपने घर पर ही हो ना अभी? भाभी झट से बोली, नफीसा तुम भी ना हद करती हो, मैं और कहाँ जाऊंगी बताओ तो। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फोन काट दिया। भाभी का फोन कटते ही मैंने जमीला को फिर से फोन लगाया और बोली, जमीला तू पक्का मेरी भाभी का घर जानती है या मुझे बेवकूफ बना रही है? जमीला ने कहा, नफीसा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, तेरे भाभी कौसर जहां का घर मेरे घर के बगल में ही है। मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी भाभी के पापा लियाकत हुसैन जज रहे हैं, पूरा जगतपुर जानता है उनका घर। जमीला का फोन कटने के बाद मैं और ज्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि भैया को फोन लगाकर उन्हें अभी भाभी के मायके भेज दूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर जमीला गलत साबित हुई तो भाभी की नजर में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे भैया अपने काम से घर लौट आए। भाभी घर में रहती तो भैया को रात का खाना वही परोसती। भाभी के न रहने पर मुझे ही खाना बनाना पड़ता और घर वालों को परोसना पड़ता। भैया ने आते ही मुझसे पूछा, नफीसा अम्मी अब्बू को खाना खिला दिया तूने? तेरी भाभी रहती तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, अम्मी अब्बू नहीं खाए हैं अभी। वो बोले कि अख्तर आएगा तो एक साथ ही खाना खाएंगे। आप अम्मी अब्बू के कमरे में बैठो, मैं वहीं दस्तरख्वान लगाती हूँ। भैया अम्मी अब्बू के साथ दस्तरख्वान पर बैठे हुए थे। मैं गरम गरम रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने भैया से कहा, भैया भाभी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती हैं, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल ही जाती हैं। आपकी बात हुई क्या भाभी से? भैया बोले, हाँ तेरी भाभी से अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है मेरी। सासू माँ बीमार हैं,
आज दवा दिला लाई है वो, कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा भैया ये कितनी गलत बात है ना कि भाभी के 5 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखे हैं। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं? कब तक भाभी परेशान होती रहेंगी? भैया ने कहा नफीसा तू कब से इतनी समझदार हो गई है? वैसे मैं इस इशू पर तेरी भाभी से बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि उसकी माँ ही लखनऊ नहीं जाना चाहती, वो अकेली जगतपुर में रहती हैं क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है। वो जगतपुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती हैं, तो इसमें कोई क्या करे। उनके 5 बेटे उन्हें अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है नफीसा। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की जरूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर लियाकत हुसैन सिविल जज थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हैं। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और 2 बेटों का अपना बिजनेस है। लखनऊ वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती हैं कि इतने बड़े घर में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि भाभी के बार बार मायके जाने से भैया को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि भैया जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं वो झट से उन्हें रुपया दे देती हैं। ये अलग बात है कि भैया अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है। इसलिए भाभी जब मर्जी अपनी मायके जाती हैं और भैया को कोई दिक्कत नहीं होती। भैया और भाभी एक ही कॉलेज में थे। दोनों में प्यार हुआ और घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। वरना भाभी के अमीर घर वालों के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। लेकिन यह कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगे। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर भाभी जगतपुर में माँ के पास नहीं है तो वो कहाँ है। मैंने एक बार फिर जमीला को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी ही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। जमीला का फोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, नफीसा तेरी भाभी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर में दाखिल हुई है। जमीला से यह खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि भाभी रात भर कहीं और थीं और सुबह अपने घर पहुंची हैं ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। भाभी अब भैया को फोन करेंगी और अपनी माँ से बात कराएंगी ताकि भैया को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। भैया नाश्ते पर बैठे ही थे कि उनके फोन पर भाभी का फोन आ गया और भाभी ने अपनी माँ से भैया की बात कराई। नाश्ता कर भैया अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लगी ही थी कि जमीला का फोन आ गया। वो बोली कि भाभी अभी अभी वहाँ से निकली हैं। शाम 4 बजे तक भाभी घर पहुँच गई और अम्मी अब्बू से मिलने के बाद सीधे मेरे पास आई और बोली, नफीसा आजकल तुम्हें मेरी बहुत चिंता होती है। कल तुमने फोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है भाभी? वो बोली, अभी तो वो ठीक हैं। भाभी अपने कमरे में चली गईं और मैं अपने बेड पर पड़े हुए भाभी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी बदचलन औरत है मेरी भाभी। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है भाभी ने। मेरे शरीफ भैया के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है ये औरत। भाभी ने भैया से लब किया था, लेकिन क्या लब ऐसा ही होता है? कैसी बदकार औरत है मेरी भाभी जो भैया के सामने बड़ी नेक बनती है। मैं भाभी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भाभी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसीलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सुबह सुबह भाभी फिर से मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मैं भाभी से बोली, कब तक वापस आओगी भाभी?
भाभी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। वो क्या है कि मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है, वो बीमार हैं तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है भाभी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूंगी। भाभी के निकलते ही मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। और स्कूटी स्टार्ट कर मैं भी भाभी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। जगतपुर की दूरी 10 किलोमीटर ही थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। भाभी जगतपुर के रास्ते पर थी तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। भाभी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी भाभी का ऑटो आलमबाग की ओर मुड़ा और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद भाभी सीधे उस घर में दाखिल हो गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो दिलावर अली लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाई हुई थी, वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं भैया से बोली, भैया भाभी से बात हुई क्या आपकी? भैया ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार और बात कर लूंगा। वैसे तुझे आजकल अपनी भाभी की बड़ी चिंता होती है। भैया की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी माँ बोल पड़ी, अख्तर बेटा तू तो दिन भर घर में रहता नहीं। यही दोनों नंद भौजाई सगी बहनों की तरह घर में रहती हैं। दोनों के बीच बहुत प्यार है, देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरी बीवी कौसर आज सुबह ही नफीसा के रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे, तुझे भी तो बताया ही होगा ना उसने? भैया बोले, हाँ कौसर के लखनऊ वाले भैया के एक साला है सरफराज, यही आलमबाग में रहता है, अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है। उसी से नफीसा के रिश्ते की बात कर रही थी कौसर। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर सोचने लगी, मैं भाभी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बदचलन है, अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर भाभी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती हैं। और कहीं ये सरफराज ही तो नहीं जिसके साथ भाभी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि भैया ने बताया कि सरफराज आलमबाग का रहने वाला है। यह सब सोचकर मैं भाभी को कोसे जा रही थी और मुझे भैया पर बेइंतहा तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं वो औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो जमीला का कॉल आया कि उसकी भाभी अभी अभी अपनी माँ के घर पहुँची है और हर बार की तरह भैया के फोन पर भाभी का फोन आया। भैया ने अपनी सास से बात की और पता चला कि भाभी दोपहर तक घर पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजर गया। इस बीच घर में मैं भाभी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करती ताकि उन्हें जरा भी शक न हो कि मैं उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना कर निकली और सीधे आलमबाग उसी जगह पहुँची जहाँ मैंने पिछले बार भाभी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने के किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल क्या सरफराज इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोला, इस मकान में तो सरफराज नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार भाभी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे भैया से मालूम हुआ कि घर में लखनऊ से भाभी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। भाभी भी बड़ी खुश नजर आ रही थी और भैया भी सुबह से बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। भाभी के लखनऊ वाले भैया और भाभी आए हुए थे, साथ में सरफराज नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि भैया को अभी सारी बात बता दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू कर मैंने सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों न सरफराज को थोड़ा टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी भाभी के साथ अपने नाजायज रिश्ते पर नए रिश्ते का मुलम्मा चढ़ाने यहाँ आया है। मैं सरफराज के सामने बैठी थी, वो मुझे देखे जा रहा था,
लेकिन मैं उसकी नजरों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। भाभी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी भाभी के भाई का था, लेकिन इस वक्त तो वो लड़की वालों की तरफ से ही थी। सरफराज को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी भाभी का आशिक न होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे घर वालों को तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन भैया ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मेरी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। भाभी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। सरफराज के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और सरफराज भी मेरे नंबर पर लगातार मुझे कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मनसा बखूबी जान सकूं। इस बीच सरफराज मुझसे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में भाभी के अंदर की हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसीलिए भाभी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं भाभी से बोली, भाभी आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार न हो, इसीलिए आज मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। भाभी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गईं। भाभी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई। भाभी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो हो मेरे साथ, इसीलिए मैंने जमीला को पूरी बात बता दी थी और उसे आलमबाग में ही बुला लिया था ताकि मैं अकेली न पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर जमीला मुझे मिल गई। मुझे मेरी इस सहेली पर नाज था जिसे मैं अपना मानती थी। वो चुड़ैल निकली और जमीला जो मेरी अपनी नहीं थी वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रख कर आ गई थी। अब स्कूटी पर जमीला और मैं भाभी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में भाभी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। भाभी मकान के अंदर दाखिल हुई। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं और जमीला भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने जमीला को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से भैया को मैसेज टाइप कर दिया, भैया मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितनी जल्दी हो पहुंच जाएं। आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी ये सोचकर कि कहीं सरफराज जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो उस चुड़ैल को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगी, लेकिन सरफराज को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते हुए मैंने जमीला से कहा कि वो गेट पर ही रुके और जैसे ही मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि यहाँ भीड़ जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से यह कोई बहुत पुराना भूत बंगला टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी भाभी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर भाभी चौंक गई और बोली, नफीसा तुम यहाँ? मैं भी अपने गुस्से को काबू न कर पाई और बोली, मैं अकेले नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और भैया भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है भाभी, निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा शौहर बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत पहले ही समझ गई थी। भाभी के चेहरे का रंग पूरी तरह
पूर्णतः उड़ चुका था। वो बोली, नफीसा तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर सरफराज नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो कौसर, तुम्हारी माँ तो जगतपुर में रहती है। भाभी कुछ कहती इससे पहले जमीला भी वहाँ पहुँच गई। जमीला को देखकर भाभी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुँचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी भाभी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया और जगतपुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे अब्बू दिलावर अली जगतपुर में लियाकत हुसैन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। लियाकत हुसैन के एक के बाद एक 5 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरे अम्मी अब्बू के भी 5 लड़कियां हो गईं। जब मेरी ये माँ छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो लियाकत हुसैन की बीवी यानी कि मेरी जगतपुर वाली माँ ने मेरे अब्बू से कहा कि अगर इस बार भी उनके बेटी हुई तो वो जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। जगतपुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए और मेरे जन्म के साथ ही मुझे जगतपुर में लियाकत हुसैन के हवाले कर दिया। जैसा मेरे बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छी माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे भैया से मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं है। जगतपुर वाली मेरी माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरी इस माँ की देख रेख का पूरा खर्चा उठाते आई हैं। एक परमानेंट मेड यही माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्च जगतपुर वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत न कर पाई और सोचा कि जब माँ का इंतकाल होगा तब बता दूंगी। थोड़ी देर में भैया भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। भैया ने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी ने मेरी गलती को माफ कर दिया और भैया को भी ये भनक न लगने दी कि मैं भाभी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं भाभी के घर ही बैठी थी कि सरफराज का कॉल आया। मैं फोन लेकर बाहर निकल आई और बोली, हेलो सरफराज, तुम कहाँ हो? सरफराज बोला, मैं तो यहीं हूँ आलमबाग में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुँच रही हूँ। आलमबाग में शाम तक रुक कर भैया घर चले गए। जमीला अपने घर फोन कर आलमबाग में भाभी के पास ही रुक गई और मैं भाभी को बताकर सरफराज के फ्लैट पर पहुंच गई। कहानी से सीख, शक इंसान की बहुत बड़ी बुराई है। इस शक की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए। इसीलिए सिर्फ शक के आधार पर हमें किसी भी निर्णय तक पहुंचने से हमेशा बचना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप